नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मछली व्यापार का होगा विकास। 13 जिलों की मछलियों की देश के अन्य राज्यों में होगी बिक्री। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है मांग। पुलिसकर्मियों को संपत्ति विवरण देना होगा अनिवार्य। 15 फरवरी विवरण प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख। विवरण नहीं देने पर वेतन नहीं होगा जारी। भारत के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर का बिहार में हुआ निर्माण। वीरपुर में 108 करोड़ की लागत से बना सेंटर विश्व के 5वें सबसे बड़े फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर में है शामिल। शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। विश्वविद्यालयों से निर्माण और जीर्णोद्धार की नई योजनाओं का मांगा मसौदा। योजनाओं की प्राथमिकता 2 भागों में बांटी गई। रेलवे ने अभ्यर्थियों को दी खुशखबरी। 10वीं पास भी ग्रुप डी के लिए कर सकेंगे आवेदन। आईटीआई डिप्लोमा की नहीं होगी जरूरत। मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी। थर्ड पार्टी लिंक से न करें डाउनलोड। ऐप्स को इंस्टॉल करते समय परमिशन चेक करना जरूरी। प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया बुमराह की चोट पर अपडेट। बुमराह मेडिकल टीम की निगरानी में उनकी पीठ में है ऐंठन। भारत ने दूसरे दिन बना ली थी 145 रनों की बढ़त। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 150 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट recruitment.bank.sbi पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पास किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 23 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के मत्स्य विभाग ने नए साल में मछली उत्पादन और बिक्री को बढ़ाने के लिए नई योजना बनाई है। मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत 13 जिलों की मछलियों को अन्य राज्यों में बेचा जाएगा। इनमें सीतामढ़ी और भागलपुर की मछलियां प्रमुख हैं, जिनकी मांग पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक है। विभाग पंचायतों में मछलियों के लिए अलग बाजार भी बनाएगा। ये योजना कृषि रोड मैप के तहत लागू की गई है, जिसमें मछली उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है। सरकार का उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाकर रोजगार और किसानों की आय बढ़ाना है। राज्य के सभी पुलिसकर्मी और अधिकारियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। गृह विभाग ने डीजीपी और अन्य अधिकारियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यदि संपत्ति का विवरण समय पर नहीं दिया गया तो फरवरी माह का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। विभागीय आदेश के अनुसार 31 मार्च 2025 तक सभी कर्मचारियों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। इकाई प्रमुख को 15 फरवरी तक कर्मचारियों की सूची तैयार कर गृह विभाग को भेजनी होगी और विवरण 28 फरवरी तक आईटी शाखा को पीडीएफ फॉर्मेट में देना होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इनका जन्म 21 मार्च वर्ष 1916 में हुआ था। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये देश के तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के अलावा संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं। इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को भी बढ़ावा दिया। वीरपुर में 108 करोड़ की लागत से बने पूर्वी भारत के सबसे बड़े और विश्व के 5वें सबसे बड़े फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है जो बाढ़ की 72 घंटे पहले सूचना देगा। कोसी नदी और बराज के मॉडल का फैब्रिकेशन कार्य शुरू कर दिया गया है। इस सेंटर में कोसी नदी के जल प्रवाह और दबाव का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें 1:500 स्केल पर 300 मीटर लंबा प्रतिरूप तैयार किया जा रहा है। यह बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों तथा पड़ोसी देशों के लिए लाभकारी होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे के बीच कृषि भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई, जिसमें किसान और कल्याण योजना और आगामी बजट पर चर्चा हुई। पांडे ने शिवराज सिंह को धन्यवाद देते हुए बताया कि बिहार को आगामी वित्तीय वर्ष में योजनाओं का समय पर आवंटन मिल चुका है, जिससे बेहतर योजना और क्रियान्वयन संभव होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि छोटे किसानों की आय बढ़ने से विनिर्माण क्षेत्र में भी बदलाव होगा। बैठक में कृषि सचिव संजय अग्रवाल और आलोक रंजन घोष भी शामिल थे।
शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों से निर्माण और जीर्णोद्धार की नई योजनाओं का मसौदा मांगा है ताकि बजट का प्रावधान किया जा सके। योजनाओं की प्राथमिकता 2 श्रेणियों में बांटी गई है। शौचालय, पेयजल, स्मार्ट क्लासरूम और पुस्तकालय पहली श्रेणी में और कुलपति कक्ष, शिक्षक कक्ष, 4 दीवारी आदि दूसरी श्रेणी में है। विभाग ने योजनाओं के चयन के लिए समितियां बनाई है और हर महीने विश्वविद्यालयों के साथ बैठकर आवंटन और व्यय की जानकारी लेने का निर्णय लिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने CUET PG 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा 13 से 31 मार्च तक होगी, जिसमें 75 बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। आवेदन 1 फरवरी तक किए जा सकते हैं और करेक्शन विंडो 3 से 5 फरवरी तक होगी। 157 विषयों में से छात्र अपनी पसंद के विषयों का चयन कर सकते हैं। परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuetpg.ntaonline.in पर आवेदन कर सकते हैं। आजकल मोबाइल ऐप्स का उपयोग हर काम में हो रहा है, जैसे खाना ऑर्डर करना और टैक्सी बुक करना, लेकिन किसी भी ऐप को डाउनलोड करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ऐप्स डाउनलोड करें, क्योंकि थर्ड पार्टी लिंक से डाउनलोड करने पर आपके डेटा को खतरा हो सकता है। ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद उनकी परमिशन चेक करें। यदि कोई ऐप अतिरिक्त परमिशन मांगती है तो सतर्क रहें। ऐप के यूजर रिव्यू पढ़कर ही उसे डाउनलोड करें, ताकि आपको ऐप के बारे में सही जानकारी मिल सके। अगर ऐप इंस्टॉल करने के बाद फोन की परफॉर्मेंस में गिरावट आती है, जैसे स्लो स्पीड या बैटरी का जल्दी डिस्चार्ज होना, तो ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल करें, क्योंकि ये मालवेयर का संकेत हो सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 10 से 20 जनवरी तक होगी। प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री आज से सभी जिला शिक्षा कार्यालयों में भेजी जाएगी। बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालयों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। बोर्ड ने निर्देशित किया है कि 7 जनवरी तक सभी केंद्राधीक्षक सामग्री प्राप्त कर ले और उसकी जांच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन कोई भी समस्या न हो। यह जिम्मेदारी केंद्राधीक्षकों की होगी। बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। प्राचीन समय में नालंदा उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जहां देश विदेश के भी कई छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस महाविहार का जिक्र ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी अपने यात्रा विवरणों में किया है। ये विश्वविद्यालय अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा है। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। बिहार सरकार कैमूर की पहाड़ियों को इको टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। यहाँ पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और काली सड़क जैसी सुविधाएं बनाई जा रही है। दुर्गावती जलाशय में स्पीड बोट से सैर का आनंद लिया जा सकेगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 1100 प्रजाति के जानवर देखने को मिलेंगे। शेरशाह सूरी के किले तक रोपवे का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 2 गुना बड़ा कैमूर टाइगर रिजर्व होगा, जो 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। बिहार के मनोज बाजपेयी अपनी नई फिल्म डिस्पैच में जॉय का किरदार निभा रहे हैं, जो एक अनुभवी क्राइम जर्नलिस्ट है और डिजिटल युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स भावनात्मक रूप से गहन है, जहां जॉय अपनी मौत का सामना करता है और अपनी यादों से जूझता है। मनोज बाजपेयी ने इस दृश्य को सबसे कठिन बताया है, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय निर्देशक कनु बहल को दिया है, जिन्होंने उन्हें सहज महसूस कराने में मदद की है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी के अभिनय ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि डिस्पैच ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। रेलवे बोर्ड ने 10वीं पास युवाओं के लिए लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट दी है। अब ITI डिप्लोमा अनिवार्य नहीं रहेगा और 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकेंगे। पहले तकनीकी विभागों के लिए ITI डिप्लोमा या NAC प्रमाण पत्र आवश्यक था। इस निर्णय से लेवल 1 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में 32,000 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 23 जनवरी से 22 फरवरी तक होगी, जिसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1 और फिर CBT 2 होगा। अंतिम चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के बाद ही होगा। बिहार में 7 रेल डाक सेवा केंद्रों को बंद कर दिया गया है, जिसमें जहानाबाद, मोकामा, आरा, डेहरी, आनसोन, समस्तीपुर, हाजीपुर और नरकटियागंज का नाम शामिल है। इसके बाद इन केंद्रों का कार्य स्थानीय पोस्ट ऑफिस को सौंपा गया है। बंदी के कारण ग्राहकों को रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के लिए अन्य केंद्रों पर जाना पड़ रहा है, जिससे शाम के बाद पोस्टल कार्य में समस्याएं आ रही हैं। कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रों में अटैच किया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मामले को लेकर हस्तक्षेप करने की मांग की।
बिहार के कई जिलों में शीतलहर का कहर जारी है। तेज हवाओं ने कपकपी को बढ़ा दिया है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज बक्सर, कैमूर और सारण जिलों में 1 या 2 स्थानों पर शीत को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों पर सुबह के समय अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री और कुछ जगहों पर 18 से 20 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री और कुछ जगहों पर 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर विवाद जारी है, जिसमें री एग्जाम की मांग की जा रही है। इस बीच बापू परिसर में शनिवार को री एग्जाम 22 केंद्रों पर सुरक्षा के बीच आयोजित हुआ। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार ने बताया कि पीटी परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अंतिम सप्ताह में यानी कि 25 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जारी होगा। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रद्द परीक्षा को दोबारा देने वाले 12,012 अभ्यर्थियों में से 8,111 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, जिसमें से महज 6,000 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं। री एग्जाम के विवाद के बाद अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि परिणाम घोषित करने के दौरान अगर जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिहार बोर्ड द्वारा 2025 के इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रायोगिक परीक्षा सामग्री 5 जनवरी से जिला शिक्षा कार्यालयों में भेजी जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 7 जनवरी तक परीक्षा सामग्री प्राप्त करनी है। केंद्राध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे प्रायोगिक परीक्षा सामग्री का मिलान पहले से कर ले, ताकि परीक्षा के दिन कोई भी समस्या न आए। बोर्ड ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सूचना भेजी है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चंद्रभान सिंह ने 34 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि इन विद्यालयों में अपार कार्ड का निर्माण 25% से भी कम हुआ है। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को 24 घंटे में संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अपार कार्ड एक डिजिटल आईडी है जो कि छात्रों की शिक्षा से संबंधित जानकारी जैसे कि नाम, पता, शैक्षिक रिकॉर्ड और उपलब्धियों को संकलित करता है। इसे आधार कार्ड की तरह 12 अंकों की यूनिक आईडी के रूप में बनाया जाता है, जो छात्रों के पूरे शैक्षिक जीवन भर मान्य रहेगा। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यानिक फसलों और सब्जी की खेती को बढ़ावा दे रही है। साल सब्जी विकास योजना में 75% अनुदान पर कद्दू, नेनुआ, करेली, भिंडी, मिर्च, तरबूज, खरबूज और बैंगन के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनकी खेती का लक्ष्य 150 हेक्टेयर है। किसानों को उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। सब्जी की खेती में अधिक उर्वरकों, कीटनाशकों और लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि ये उत्पादन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आचार्य किशोर कुणाल की पत्नी अनिता कुणाल को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं साझा की हैं, जिसमें उन्होंने किशोर कुणाल को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया है। मोदी ने कहा है कि किशोर कुणाल ने पुलिस सेवा में लोगों को न्याय दिलाने और वंचितों की मदद की है और अध्यात्म व सामाजिक समरसता में उनके योगदान में समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनका निधन अपूरणीय क्षति है और उनके द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार परिवार को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने 141 रन बनाकर 145 रन की बढ़त हासिल की है। लेकिन इस दिन के खेल में कप्तान जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए थे। बुमराह ने पहले सेशन में गेंदबाजी की, लेकिन बाद में 1 ओवर करने के बाद मैदान से बाहर चले गए। स्कैन में पता चला कि उनकी पीठ में ऐंठन है। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने बताया कि बुमराह मेडिकल टीम की निगरानी में है। तीसरे दिन वो गेंदबाजी नहीं करेंगे। मालूम हो कि इस सीरीज में बुमराह ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक उन्होंने इस सीरीज में 32 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। आज के ही दिन वर्ष 1671 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया था। आज के ही दिन वर्ष 2014 में भारतीय संचार उपग्रह जीसेंट 14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1957 में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम प्रभाव में आया था। ये एक कवि और साहित्यकार है। आज के ही दिन वर्ष 1941 में मंसूर अली खान पटौदी का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। आज के ही दिन वर्ष 1905 में भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे।
अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है तो ये खबर आपके लिए है। पीआईबी ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कस्टमर को अलर्ट किया है। दरअसल कई खाता धारकों को एक मैसेज जा रहा है। इस मैसेज के जरिए पैन कार्ड अपडेट करने की बात कही जा रही है, वरना अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसके लिए एक लिंक भी दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। ध्यान रखें कि इस तरह के अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, वरना आपका निजी डेटा चोरी हो सकता है या वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ईपीएफओ 3.0 की घोषणा की है, जो जून 2025 तक लॉन्च होगा। नया सिस्टम बैंकिंग सुविधाओं जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा और अधिक यूजर्स अनुकूल होगा। ईपीएफओ सदस्यों को एटीएम कार्ड जारी करेगा, जिससे वे अपनी ईपीएफ राशि तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नए ईपीएफ विड्रॉल दिशा निर्देशों के तहत कर्मचारी फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय जल्दी अपनी राशि निकाल सकेंगे। इसके साथ ही एक विशेष मोबाइल ऐप से कर्मचारी अपने योगदान और पेंशन फंड की जानकारी भी देख सकेंगे। नई योजना के तहत ईपीएस में अंशदान में लचीलापन भी होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक यानी कि WPI की आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया? ए अमिताभ कांत, बी रमेश चंद्र, सी राजीव कुमार, डी नंदन नीलेकणी। इसका उत्तर है रमेश चंद्र। हमारा दूसरा सवाल है, किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश और डी असम। इस सवाल का सही उत्तर है उत्तराखंड। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। इस सवाल का सही उत्तर है बिहार। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के राज्यपाल रह चुके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी केरल और डी असम। इस सवाल का सही उत्तर है केरल। हमारा पांचवा सवाल है, साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए 22, बी 32, सी 40 या डी 42। इस सवाल का सही उत्तर है 32। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार, जयंत आलोक, अनिल कुमार, मोहम्मद जेम्स, दीपक कुमार, सोनी, अनवर करीम खान, नरेंद्र कुमार, आलोक प्रियदर्शी, राजकिशोर महतो, वेद प्रकाश सिंह, नौशाद रजा, प्रमिला कुमारी, हरेंद्र सिंह, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद जावेद, रवि मोहन वर्मा, सुभाष सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आप फर्जी खबरों से बचने के लिए क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।